आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में उत्तम नाम का एक आदमी रहने आया था। उसने हमारे गांव का एक खाली घर भाड़े पर लिया और उसी में रहने लगा। उसने जो घर भाड़े पर लिया था उसके आसपास कुछ भी नहीं था, अगर था तो सिर्फ खाली सपाट मैदान। उससे मेरी मुलाकात पहले दिन ही हो गई थी जिस दिन वो हमारे गांव में रहने आए थे। वो अधेड़ उम्र का एक काफ़ी शौकीन आदमी था। उसकी पत्नी 10 साल पहले ही मर चुकी थी और उनका कोई बेटा भी नहीं था। वो इस दुनिया में अकेले रहते थे, मगर उत्तम बाबू काफ़ी कम बात करते हैं। मैं इसके अलावा 2-3 बार उनके घर गया, मगर उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, जिसके बाद मैंने भी उनके घर जाना छोड़ दिया। मगर इतने दिनों में मैंने जो देखा वो बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि उन्होंने अपना घर इस तरह से सजा कर रखा था जैसे वो किसी आदमी के बस की बात ही नहीं थी। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, जिसके बाद मुझे कानों कान ये बात पता चली कि उत्तम बाबू के घर से रात के वक्त किसी औरत की आवाज़ें आती हैं। ये बात सभी लोगों के साथ ही साथ मुझे भी खटकी कि भला उत्तम बाबू तो अकेले उस घर में रहते हैं, तो रात के वक्त किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है? कहीं उत्तम बाबू हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। खैर, पूरी बात सुनने के बाद मैं अपने घर आ गया। तो उसी रात ठीक रात के 9 बजे मेरे घर पर हमारे गांव के 2-3 लड़के आए, जिसके बाद उनमें से एक ने कहा, नितेश बाबू, सुन रहे हैं ना गांव में क्या हो रहा है? उसके इतना बोलते ही मैं समझ गया कि ये लोग उत्तम बाबू के बारे में बात करने आए हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ सुन तो रहा हूँ। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, हमने तय किया है कि कल सुबह सरपंच जी को पूरी बात बताकर उत्तम बाबू को गांव से निकाल देंगे। उसकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। भला किसी इंसान के बारे में कानों कान कुछ भी सुनकर हम उसे गांव से नहीं निकाल सकते। ये बात मैंने उन लड़कों को भी बताई, तो उन्हें भी ये बात ठीक लगी, जिसके बाद ये तय हुआ कि कल रात मैं और इनमें से एक लड़का राजू, हम दोनों उत्तम बाबू के घर के पास छिप छिपा कर जाएंगे और ये पता करेंगे कि माजरा क्या है। पूरी बात तय हो जाने के बाद सभी लड़के अपने अपने घर चले गए और मैं भी आराम से सो गया। अगली रात मैं जाने के लिए तैयार होकर बैठा ही था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राजू खड़ा था, जिसके बाद मैं अपने घर पर आता हूँ बोलकर राजू के साथ चलता बना। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। अमूमन रात के 10 बजे तक हमारे गांव के सभी लोग सो जाते हैं, तो रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। रास्ते पर इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि चल रहे राजू के जूतों की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस पर मैंने राजू से कहा, अरे तेरे जूतों की आवाज़ काफ़ी तेज आ रही है, तू बाहरी रास्ते पर रुकना। चलते चलते हम उत्तम बाबू के घर के करीब पहुँचे तो राजू रास्ते पर ही रुक गया और मैं धीरे धीरे छुप छुपा कर उनके खिड़की के पास गया। तो मुझे हल्की हल्की बात करने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर वो आवाज़ किसी औरत की थी या किसी आदमी की, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मैं पैर दबाकर चलते हुए दरवाजे के पास गया तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और तभी मुझे हल्की आ रही आवाज़ें थोड़ी जोर सुनाई पड़ी। उस घर से 2 आवाज़ें आ रही थी, एक जानी पहचानी उत्तम बाबू की और किसी औरत की। तभी मैंने अपने मन ही मन में कहा, तो गांव वाले ठीक ही कहते हैं,
मगर ये औरत है कौन? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि उस औरत ने उत्तम बाबू से कहा, एक आदमी घर के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहा है, उसे घर के अंदर बुला लाइए। ये सुनकर मैं जितना हैरान नहीं हुआ उससे ज़्यादा शर्म में पड़ गया कि मैं उत्तम बाबू को क्या जवाब दूंगा। अभी मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी एकदम से दरवाज़ा खुला और उत्तम बाबू निकलकर बाहर आए, मगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहे बिना मुझसे ये कहा, आइए अंदर आइए। शर्म में मैं पहले से ही पड़ चुका था, तो अब उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो मैं घर के अंदर गया, मगर घर के अंदर जाते ही मैं सहम गया, क्योंकि अभी अभी जिस औरत की आवाज़ इस घर से आ रही थी वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। बस घर के अंदर उत्तम बाबू और उनके बगल में रखा एक कलश था। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने साफ साफ औरत की आवाज़ सुनी थी और बाहर जाने का एक ही रास्ता है जहाँ मैं खड़ा था, और ये घर उतना बड़ा भी नहीं है जहाँ वो औरत छिप सके। तो वो औरत गई तो गई कहाँ? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उत्तम बाबू ने मुझे बैठने को कहा, तो मैं उनके बगल में बैठ गया। मेरे बैठते ही उत्तम बाबू ने कहा, कोई ज़रूरी काम था क्या? उनके इस सवाल का अभी मैं जवाब देने जा ही रहा था कि तभी मुझे उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और उठ खड़ा हुआ कि भला इस कमरे में तो कोई औरत नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मानो मेरे शरीर का सारा खून जमकर बर्फ़ के समान हो गया, क्योंकि वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी कलश में से आ रही थी जो उत्तम बाबू के बगल में रखा हुआ था। अभी मैं डर से काँप ही रहा था कि तभी उस कलश के अंदर आ रही उस औरत की आवाज़ ने उत्तम बाबू से कहा, क्या ज़रूरी काम? ये आपकी जासूसी करने आए हैं कि आप किस औरत से बात करते हैं? उस कलश से निकल रहे इस आवाज़ को सुनकर मैं और ज़ोर ज़ोर से काँपने लगा और काँपती हुई आवाज़ में उत्तम बाबू से कहा, ये क्या हो रहा है? इस कलश से आवाज़ कैसे आ रही है? इस पर उत्तम बाबू का जवाब सुनकर मैं क्या, वहाँ खड़ा कोई भी आदमी गिरकर बेहोश हो जाता। आगे उत्तम बाबू ने बताया, ये मेरी पत्नी है जो 10 साल पहले मर चुकी है और उसकी आत्मा हर रात कलश के अंदर आकर मुझसे बातें करती है। उत्तम बाबू की बात खत्म होते ही कलश के अंदर से वापस से उनकी पत्नी की आत्मा ने मुझसे कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे रात के वक्त किसी दूसरे के घर पर ताका झाकी करते हुए? जाइए अपने घर जाइए। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर आ गया। इस घटना के बाद मैंने उत्तम बाबू के घर की तरफ जाना छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था जिस कारण मेरी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी और अब कोई भी उत्तम बाबू के ऊपर सवाल नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाओ और मेरा भाड़ा दे दो। रिक्शा वाले की बात सुनकर मेरा दिल सा टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे आगे जाने के लिए मनाऊं कैसे। यहाँ तक तो इसे बहला फुसला कर ले आया, पर अब आगे क्या? जिस पर मैंने रिक्शा वाले से कहा, पर क्या बात है, क्यों नहीं आगे जाओगे तुम, बताओ तो सही। तो इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब आगे का रास्ता रात के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है,
आप शहर के लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं जानता हूँ कि वो रास्ता कितना खतरनाक है। आप उतरिए जल्दी, मुझे जाना है। हालांकि बात तो यहीं तक की हुई थी, और जब पैसों का लालच देने पर भी रिक्शा वाला नहीं मान रहा है तो शायद ये नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं रिक्शा से नीचे उतरा और रिक्शे वाले को उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा मिलते ही वो रिक्शा वाला वहां से उल्टे पैर ऐसे भागा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। खैर, मैंने वहीं खड़े खड़े एक नज़र चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा मुझे दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक लंबा रास्ता और रास्ते के अगल बगल जंगल। सिवाय आगे बढ़ने के मेरे पास कोई दूसरा चारा तो था नहीं, तो मैंने वही किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से मौसम के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। बादलों की गर्जन और बिजलियों की चमकाहट शरीर को अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख दे रही थी। डर तो लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि उस रास्ते पर मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जिसके नीचे मैं अपना सिर छुपा सकूं। इसलिए मैं अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। अभी मैं तेज तेज आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बादलों में एक जोरदार गर्जन के साथ बारिश आ गई। जिसका डर था वही हुआ। बरसात से बचने के लिए अभी मैं कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक भट्टी जलती हुई दिखी। भट्टी के ऊपर कुछ रखा हुआ था, पर काफी दूर होने की वजह से वो चीज असल में है क्या साफ तौर पर पता नहीं चल रहा था। खैर, मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब तो था नहीं, मुझे सिर्फ बरसात से बचना था। लिहाजा मैं भागता हुआ उस भट्टी की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई शेड भी होगा। भागते भागते मैं जब उस भट्टी के पास पहुंचा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां सिर्फ भट्टी नहीं बल्कि पूरी की पूरी चाय की टपरी थी। मैं हड़बड़ाते हुए उस दुकान में घुस गया। वो दुकान बिल्कुल खाली था, बस एक चाय वाले के अलावा जो कि चाय बना रहा था वहां और कोई भी नहीं था। मैं वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो चाय वाला, उसने अपने पूरे बदन को एक चादर की मदद से ढक रखा है। पर उसने ऐसा क्यों किया है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मौसम गर्मियों का चल रहा था। फिर मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया यहाँ से झूमरगढ़ गांव कितनी दूर होगा, आप बता सकते हैं क्या? इस पर चाय वाले ने अपना काम करते हुए ही कहा, झूमरगढ़ गांव तो दूर है, इस रास्ते पर चलते जाइए। मैंने सोचा झूमरगढ़ गांव चाहे जितना भी दूर हो, जाना तो मुझे है ही। लिहाजा मैं वहीं बैठे बैठे बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बरसाती हवाएं बीच बीच में शरीर को कपकपा दे रही थी। इस बारिश में अगर चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। यही सोचकर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया जरा चाय पिलाओ यार, बिस्कुट भी देना। मेरे इतना कहते ही वो चाय वाला भट्टी से केतली उठाकर एक प्याले में चाय ढालने लगा और साथ ही साथ कांच के डब्बों से बिस्कुट निकालकर मेरी तरफ आने लगा। चलते चलते वो चाय वाला मेरे पास आकर रुका और चाय के प्याले और बिस्कुट को मेरी ओर बढ़ाया। तो जब चाय लेते समय मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो मुझे काफी अजीब सा लगा, क्योंकि उस आदमी के हाथ पूरे सफेद थे, बिल्कुल हड्डी की तरह। ऐसा लग रहा था
जैसे उसके हाथों में मांस ही नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता है। मुझे जरा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उसके हाथों से चाय और बिस्कुट लिया और चाय पीने लगा। बारिश की रफ्तार अब थोड़ी कम हो गई थी। मुझे लगा यही अच्छा मौका है आगे जाने का। फिर अगर बारिश तेज हो गई तो नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद मैंने फटाफट चाय पिया और बिस्कुट खाकर चाय वाले को पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। बारिश पूरी तरह से नहीं छूटी थी, बस सिर्फ उसकी रफ्तार कम हुई थी और किसी भी वक्त उसकी रफ्तार बढ़ सकती थी, जिस वजह से मैं उसी तरह से तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। जैसा कि उस चाय वाले ने बताया कि झूमरगढ़ गांव काफ़ी दूर है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने के लिए अभी काफ़ी चलना पड़ेगा। यही सोचकर मैं चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। चलते चलते मैंने यूं ही एक दफ़ा नज़र घुमाकर हाथ घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। हालांकि उतनी रात भी नहीं हुई थी, पर क्योंकि इलाका गांव का था इसलिए पूरा सुनसान था। अभी मैं चलते चलते उस चाय दुकान से दूर आया ही था कि तभी अचानक बारिश ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली। मेरी परेशानी एक ही झटके में आसमान छू गई। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं भागकर भी भीग ही जाऊंगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ नजर आया। मैं दौड़कर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, मगर फिर भी बारिश इतनी तेज थी कि मैं थोड़ा बहुत तो भीग ही रहा था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी बारिश की तेज आवाज के साथ मेरे कानों में एक और आवाज आने लगी। वो आवाज घोड़े के टाप की थी। मैं तुरंत उस आवाज की ओर पलटा तो पाया कि एक तांगे वाला तांगा लिए मेरी ओर ही आ रहा है। उस तांगे वाले को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मरे हुए शरीर में जान डाल दी हो। मैं हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को तांगा रोकने का इशारा करने लगा, जिसके बाद तांगा ठीक मेरे पास आकर रुका। उस तांगे वाले ने भी अपना पूरा जिस्म एक चादर में ढक रखा था, ठीक उस चाय वाले की तरह, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर सारे लोग यहाँ पर ऐसे क्यों है, जबकि वो चादर वाला आदमी बारिश में भीग रहा था। इतने में ही उस तांगे वाले ने मुझसे कहा, कहीं जाना भी है या नहीं? उसकी आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा और मैं तुरंत उसके तांगे में चढ़कर बैठ गया। जिसके बाद शुरू हुआ वो सफर जिसे सोचकर भी आज तक मेरी रूहें कांपने लग जाती हैं। बारिश अपनी पूरी रफ्तार से बरसे जा रही थी। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही आसपास का सब कुछ नजर आ रहा था, वरना पूरे रास्ते पर इतना घना अंधेरा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। और पता नहीं कैसे वो तांगे वाला तांगा चला रहा था, क्योंकि मुझे तो सामने का कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस तांगे वाले से पूछा, भाई साहब, आप इस बारिश में सवारी ढूंढने निकले थे या घर जा रहे थे? इस पर तांगे वाला बोला, सवारी ढूंढने निकला था और आप मिल गए। इस पर मैंने कहा, पर इस बारिश में आप भीग रहे हैं ना? तो इस पर उस तांगे वाले ने कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उस तांगे वाले के इतना कहते ही मैंने जब उसके चादर की तरफ गौर से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि सच में उसके बदन पर लिपटा चादर जरा भी नहीं भीगा था। मेरी हैरानगी 7वें आसमान पर थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर इस आदमी का चादर क्यों नहीं भीग रहा।
अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी तांगे वाले ने कहा, आपको उस दुकान में चाय नहीं पीनी चाहिए थी, आपने गलती कर दी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया और बोला, पर तुमको कैसे पता चला कि मैंने उस दुकान में चाय पिया है? तो इस पर तांगे वाले ने कहा, आपने उस चाय वाले के हाथ देखे, बिल्कुल ऐसे थे ना? इतना कहकर वो तांगा वाला मेरी ओर पलटा और अपना हाथ दिखाने लगा तो सच में उसका हाथ पूरा सफेद था। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, पूरा हाथ हड्डियों का था। और ना सिर्फ हाथ बल्कि उस तांगे वाले का पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा था। मतलब ये कि वो एक कंकाल था। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वो तांगे वाला कंकाल जोर जोर से हंसे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने चलती टांगे से छलांग लगा दिया। हालांकि हल्की फुल्की चोटें भी आईं, मगर चोट सहलाने का अभी समय नहीं था, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी और उस रास्ते से बाहर निकलकर ही रुका। पर वो था क्या, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर छलावों का राज है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।